हेलो स्टूडेंट्स। देखो भाई, इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। यहाँ से बेटा क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में बन सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चलिए मैं हेडिंग लिख देता हूं, रेजोनेंस ऑफ एलसीआर सर्किट इन सीरीज। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से समझना इसको। देखो, रेजोनेंस में कोई भी एलसीआर सर्किट कब हो जाएगा, बिल्कुल एक छोटी सी कंडीशन में देता हूं और उसी कंडीशन से हम और भी कंडीशंस निकाल सकते हैं। बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि कोई भी एलसीआर सर्किट वो रेजोनेंस में कहलाया जाएगा जब इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके इक्वल हो जाए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। तो फर्स्ट पॉइंट मैं यहीं से लिख लेता हूं, एनी एलसीआर सर्किट इन रेजोनेंस इफ XL इज इक्वल टू क्या हो जाए, XC। XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XC। XL इज इक्वल टू XC होने का मतलब क्या है, देख लो एक बार। XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ पे आपकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 1/ओमेगा C। ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ओमेगा C। तो यहां से आप एक रिलेशन लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। क्लियर होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC। चलिए अब दूसरा पॉइंट देखो बेटा, इंपीडेंस का फॉर्मूला आया था आपके पास। अगर डायरेक्ट किसी बच्चे को याद हो तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या आया था, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये याद है ना। अब क्योंकि इंपीडेंस में क्या, रेजोनेंस में क्या हो चुका है, XL इज इक्वल टू XC हो चुका है। तो XL इज इक्वल टू XC हो चुका है, तो दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0। ये टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो Z किसके इक्वल आ जाएगा, केवल और केवल R के इक्वल हो जाएगा। तो आप ये लिखोगे, रेजोनेंस सर्किट जब हो जाता है तो उसका जो इंपीडेंस है वो केवल किसके बराबर रह जाता है, Z के, इन एलसीआर रेजोनेंस सर्किट। तो रेजोनेंस के अंदर Z मींस इंपीडेंस मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। क्लियर होगी ये बात, यानी कि ये लोएस्ट भी है, कह सकते हो आप। जो इंपीडेंस है वो मिनिमम हो जाएगा, इंपीडेंस बिकम्स मिनिमम। तो एक बात और अब नेक्स्ट आ गई, अगर इंपीडेंस मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वेरी गुड। तो इन रेजोनेंस इलेक्ट्रिक करंट या अल्टरनेटिंग करंट बिकम्स मैक्सिमम। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट है जो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा। अब इलेक्ट्रिक करंट बन गया मैक्सिमम, इंपीडेंस हो गया मिनिमम, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√LC। चलो एक चौथा और बता देता हूं मैं। हमेशा ही रेजोनेंस सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज में होगी। अब ये पॉइंट कहां से देखा, ये पॉइंट यहां से देख लिया जी, क्योंकि रेजिस्टेंस है ये। रेजिस्टेंस के केस में करंट और वोल्टेज क्या होती है, सेम फेज में होती है ना। तो आप लिख सकते हो चौथा पॉइंट बना के, इन रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। क्लियर होगी। तो ये 4 पॉइंट के बेस पे आप कह सकते हो कि दिस सर्किट मे और मे नॉट रेजोनेंस, हो भी सकता है और नहीं हो सकता। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हेन ए सर्किट बिकम्स रेजोनेंस। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ए रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंट सर्किट के लिए क्या कंडीशंस हो सकती है, ये है, ठीक है। तो या ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है बेटा, विच सर्किट इज कॉल्ड रेजोनेंट सर्किट। इन 4 में से कोई भी एक कंडीशन दे देगा या 2 दे देगा। तो वो बात ध्यान रखनी है आपने कि एमसीक्यू कैसे बन सकता है,
और आपका जो 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन है वो कैसे बन सकता है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये टॉपिक, अभी और बढ़ेंगे और क्वेश्चंस इसमें कैसे पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि भाई ये रेजोनेंस ग्राफ पूछ ले, रेजोनेंस के लिए ग्राफ बनता है, तो वो ग्राफ देखो कैसे बनेगा। करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में बनता है ये ग्राफ। देखो सिंपली बात है, रेजोनेंस ग्राफ इस तरफ भाई हम लेते करंट आई, इस तरफ जाएगी अपनी फ्रीक्वेंसी एफ कह लें या न्यू कह लेते हैं। तो ग्राफ आपका में भी इस सिमेट्री का होता है, ये ग्राफ आपका इस सिमेट्री का होता है। बेटा हायर क्लासेस में जब जाओगे ना तो रेजोनेंस सर्किट के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है, और रेजोनेंस सर्किट के लिए जब आपका एक्सपेरिमेंटली अगर ग्राफ ऐसे आ जाए, जैसे आप ओम्स लॉ को करते हो प्रूफ, तो ओम्स लॉ का ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। तो जब आप रेजोनेंस को प्रूफ करते हो तो करंट और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ कैसा जाना चाहिए ये, और किसी भी पॉइंट पे इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये गैप, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, इसको बोलते हैं बेटा हम बैंड विड्थ। क्या बोली जाती है ये, बैंड विड्थ। अगर ग्राफ ज्यादा शार्प है, जैसे ये ले लिया, इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी ना, किसके कंपैरिजन में, इसके। बैंडविड्थ कहां से लेनी है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे लेते हैं, F1 और F2 पे। अब F1 और F2 पे इसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम, इसकी बैंडविड्थ और भी कम, तो ये भी इसकी क्या हो जाएगी, बैंडविड्थ। अब कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो शार्प ग्राफ होता है वो क्यों बनता है, और कम शार्प जो ग्राफ होता है, लेस शार्प बोल देते हो, वो कम कब बनेगा। ज्यादा शार्प, मोर शार्प और लेस शार्प, वो ग्राफ की शार्पनेस है जो वो किस पे डिपेंड करती है। इसको बेटा देखो मैथमेटिकली करेंगे एक एक्सरसाइज से। मैथमेटिकली एक डेरिवेशन है आपका, शायद एनसीईआरटी में भी होगा, मेरे को ये इसका बात का श्योर नहीं है, मैं पक्का है कि एनसीईआरटी में डेफिनेटली मिलेगा, पर प्रदीप्स में हो या ना हो वो देख लेना भैया। अब ये इसकी शार्पनेस कैसे निकालेंगे, शार्पनेस ऑफ द ग्राफ, वो देखो कैसे करेंगे। सिंपल मान के चलेंगे हम, let we have omega 1 is equal to omega naught plus delta omega। अब ये लिए क्या है ओमेगा 1 और ओमेगा नॉट, सुन लो ध्यान से। ओमेगा 1 तो है आपका जो विड्थ का है, जो फाइनल पॉइंट लिया था ना यहां से, जैसे एक ग्राफ बनाया था, ये ओमेगा नॉट कह लें, ये ओमेगा 1 कह लें। फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट, क्योंकि ओमेगा नॉट को आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई न्यू। तो ये डिपेंड करती है भाई इनकी फाइनल और इनिशियल वैल्यूज पे। तो ओमेगा 1 ओमेगा नॉट हो गई हमारे पास, ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज की टर्म कह सकते हो, और ये उनका क्या है, डिफरेंस, डेल्टा ओमेगा। पर अब ये फ्रीक्वेंसीज की बजाय हम इनको क्या कहेंगे बेटा, विड्थ भी कह ले। क्या मैं डेल्टा ओमेगा को बैंडविड्थ कह सकता हूं, बताओ। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बैंडविड्थ मैंने यही तो बताई थी, डिफरेंस का, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। क्लियर होगी, फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस, तो डेल्टा ओमेगा को हम क्या कह सकते हैं, बैंडविड्थ। चलो अब ये बैंडविड्थ देख लेंगे हम बाद में क्या बनेगी अपने पास। चलो एक इक्वेशन अपने पास वही आपने पढ़ी है, मैं बिल्कुल सिंपल वे से लिख लेता हूं। ई मेरे लिखते ही आप समझ जाओगे, यहां जी ये कहां से लिखी है इक्वेशन, ई बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आईवी। आईवी क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 टाइम्स ऑफ आई। आई ये कौन सा है, आई नोट। आई ये कौन सा है, आई नोट। पर आई नोट को ये आप ये लिख लेना, दिस करंट इज एट ओमेगा नोट। ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी पे था ये करंट, एट ओमेगा नोट फ्रीक्वेंसी। क्लियर होगी। तो इक्वेशन अपनी ये यहां तक बन गई भाई। इस इक्वेशन में मेरे ख्याल में कोई नई बात है नहीं कि कहां से लिखी और कहां से आई है।
क्लियर होगी बात ये आपका वोल्टेज है, नीचे आपका इंपीडेंस है। वोल्टेज बाय इंपीडेंस यानी कि रेजिस्टेंस क्या बनता, करंट ही बनता, वो इक्वेशन हमने लिख ली। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ई अब मैथमेटिकली है भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखते रहना बेटा। आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, आई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2 ई बाय आर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज है दोनों साइड। अगर यहाँ पे नोट लगाते तो ई नोट यहाँ पे भी लगाना पड़ता है, दोनों सेम वैल्यू है। ये सेम वैल्यू है तो सीधी सी बात है, कट गई। तो ये क्या बच गया भाई अपने पास, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, रेसिप्रोकल कर लिया बेटा इक्वेशन का। अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2r। डन। चलो ये स्क्वायर रूट हटा देते हैं, यहां से स्क्वायर रूट हट गया तो ये तो कैंसिल हो गया और यहां पे स्क्वायर बना देगा भाई ये। तो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। लेट्स से दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। यहां तक मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा बेटा आपको, बिल्कुल सिंपल वे से चले हुए हैं हम, कोई नई ताजा चीजें अभी तक आई नहीं है। चलो अब नई चीज मैं इंट्रोड्यूस करूंगा। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आई है भाई, इस इक्वेशन फर्स्ट में एक्सएल की वैल्यू रख सकते हैं हम। एक्सएल क्या लिखा जाएगा बताओ, ω1L माइनस एक्सी 1/ω1C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। कुछ नई चीज नहीं है। इस आर स्क्वायर को और उधर भेज दो, क्या बच जाएगा, एक सिंगल आर स्क्वायर। ω1L माइनस 1/ω1C का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ω1 की जगह पे देखो क्या रख सकता हूं मैं, ω1 की जगह पे क्या रख सकता हूं, ω0 इंटू डेल्टा ओमेगा, ω0 इंटू डेल्टा ओमेगा रख दो। घबराना नहीं है अपना, चलते रहो, बिल्कुल सिंपल है। ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू एल माइनस 1/ω1 की जगह ω0 प्लस डेल्टा ओमेगा इंटू सी, सारे का स्क्वायर है इज इक्वल टू r स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है, सिंपल काम चला हुआ है। चलो अब क्या करना है, अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, करना कुछ नहीं है, सीधी मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई नहीं करते भाई, कुछ एक नई ट्रिक सी लेके आते हो। देखो यहां से मैं ω0 कॉमन लूंगा और यहां से भी एक ω0 कॉमन लूंगा। तो ω0 कॉमन लेने के बाद अपने पास इक्वेशन बनी, देखो ω0 L इंटू यहां पे बच गया 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस 1/ω0 इंटू सी इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट एंड इज इक्वल टू, पूरे का तो स्क्वायर है ही भाई। एक मिनट ठीक है भाई, ठीक है। अब ये पूरे का स्क्वायर मैं यहां से काट भी सकता हूं ना भाई, क्यों लेके चल रहे हो, इसको हटा दो। ये रहा स्क्वायर रूट से हटा दिया मैंने, स्क्वायर कर रहा हूं भाई मैं यहां से, ये कैंसिल हो जाएगा तो r रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायर हम लेके फालतू ही चले हुए थे। इसको हटा दो, हट जाएगा, कट जाएगा ये। तो अपने पास इक्वेशन रहेगी अब ये ω/L इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस 1/ω0 C इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ω0 इज इक्वल टू r। चलो इस इक्वेशन को मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट काम क्या चलेगा अब इसमें। इस इक्वेशन को लिख लिया भाई मैंने, ω0 L इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस 1/ω0 C इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू r। We know for resonance XL इज इक्वल टू क्या था भाई, XC था कि नहीं था। रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन यही तो लिखी थी, XL इज इक्वल टू XC। तो दिस विल इम्प्लाइज, क्या मैं 1/ω0 C को XL कह सकता हूं, यानी कि ω0 L कह सकते हैं। इसका यूज यहां कर लो, देखो ये रहा, ये क्या है ω0 C है ना, 1/ω0 C। 1/ω0 C की जगह क्या रख दूंगा मैं, ω0 L। क्या रख दूंगा, ω0 L। चलो
रखो भाई, ये बन गया देखो ओमेगा नॉट एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एल बाय 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू आर। सिंपली हम मैथमेटिक्स चले हुए बेटा, कोई और नई चीज आ ही नहीं रही है, बस हम मैथमेटिक्स के ट्रिक्स यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा नॉट एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट एल इंटू, इसको ऊपर ले जाओ, 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा की पावर -1 इज इक्वल टू आर। चलो -1 को खत्म करने के लिए कौन सी थ्योरम यूज करूं, सभी को याद आ गई, वेरी गुड। कौन सी थ्योरम है, कौन सी थ्योरम, वेरी गुड, लेमीज थ्योरम। कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, सॉरी विच वी कैन अप्लाई दिस, लेमीज थ्योरम नहीं भाई, गलती से निकल गया। बताओ भाई क्या अप्लाई करेंगे, एक्सपोनेंशियली जब पावर आपकी -1 होती है तो बाइनोमियली हम एक्सपेंड करेंगे। तो बाइनोमियली एक्सपेंशन के साथ क्या चला जाएगा भाई, आपका इक्वेशन बन जाएगी ओमेगा नॉट एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इंटू माइनस ऑफ ओमेगा नॉट एल, बाइनोमियली एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू आर। इक्वेशन बनी है भाई ये। अब देखो कुछ कॉमन है इनमें, हाँ जी कॉमन दिख रहा है, ओमेगा नॉट एल निकाल लो, ओमेगा नॉट एल इंटू 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा। देखो इस माइनस ने तो ये 1 तो एज इट इज रखा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया और इज इक्वल टू आर। ये आगे बढ़ो भाई, अब इसमें सिंपल ही रह गया, कुछ और नहीं रखता। ओमेगा नॉट एल इंटू 1 से 1 कैंसिल आउट, ये क्या बच गया 2 ओमेगा नॉट 2 डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट चला हुआ था भाई ये, ओमेगा नॉट ही था ना ये, हाँ ओमेगा नॉट कॉमन लिया था ना, तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आर। या इस इक्वेशन को देखो आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा नॉट से ओमेगा नॉट कट गया, 2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय एल, या हम इसको लिखे डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय 2एल, आर बाय 2एल। चलो अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ इस रिजल्ट पे, ये रिजल्ट आ गया बेटा डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू आर बाय 2एल। देखो अब सिंपली मैं रिजल्ट को कनेक्ट करूंगा, हमने जो स्टार्ट किया था, डेल्टा ओमेगा क्या थी, बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा, इफ वी इंक्रीज रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस इंक्रीज किया तो बैंडविड्थ भी इंक्रीज होगी। इस रिलेशन से, और बैंडविड्थ इंक्रीज होगी, ठीक बात है। और रेजिस्टेंस बढ़ाने से और क्या घटेगा या बढ़ेगा भाई, जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब लेस करंट के लिए बैंडविड्थ क्या होगी, ज्यादा, लेस करंट के लिए बैंडविड्थ क्या होगी, ज्यादा, और हाई करंट के लिए बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम। देखो मैं रिलेशन आपको बता रहा हूं, फिर से सुन लो, अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो करंट आपका क्या हो रहा है, डाउन, ठीक बात है, और रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो बैंडविड्थ क्या हो रही है, इंक्रीज। इसका मतलब बैंडविड्थ कब इंक्रीज होगी, जब करंट घटेगा, और करंट बढ़ेगा तो बैंडविड्थ अपने आप ही कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अब मेरे ख्याल में ये लिख लिया हो तो एक बार सुन लो, इसको मैं ग्राफिकली भी समझा देता हूं। मान लो मैं आपके लिए ये ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं बेटा, ठीक है। तो ये शार्पनेस आपकी कब आ रही है, ये जो बिल्कुल पीक पे है, ये रेजिस्टेंस आपका R1, R2 और R3। R3 के लिए ये बन रहा है, R2 के लिए ये बन रहा है, और R1 के लिए ये बन रहा है। R1 सबसे ज्यादा था, सबसे ज्यादा पे करंट क्या होगा, सबसे कम, उससे कम रेजिस्टेंस पे उससे ज्यादा करंट, और सबसे कम पे सबसे ज्यादा करंट। तो ये होती है बेटा शार्पनेस ऑफ द करंट, किस पे डिपेंड करती है, केवल रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे
तो करंट डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा तो शार्पनेस कम आएगी, और करंट ज्यादा होगा तो शार्पनेस आपकी क्या आएगी, ज्यादा। तो मेरे ख्याल में क्वेश्चन सारे अब आप सोल्व कर सकते हो रेजोनेंस के ऊपर जितने भी बनते हैं। ठीक है बेटा, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।